नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आदमी क्यों फेल हो जाता है। देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा नाम आत्माराम है, राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। जब मैं 2 साल का था, दुनिया से मेरी माँ चली गई। पिताजी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। माँ का प्यार, पिता का प्यार, जो कुछ भी मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है। मैं 9वीं क्लास तक गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। 9th क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद पिताजी के साथ खेती में लग गया। कुछ छोटे मोटे काम और किए, झोला छाप डॉक्टरी की, ये किया वो किया, बहुत सारे काम किए। अल्टीमेटली मैं 28 दिसंबर 1998 1998 में मैंने दूध बेचने का काम शुरू किया, एक दोस्त की सलाह पे, क्योंकि गरीबी का आलम था, इनकम आ नहीं रही थी, कहीं से भी कर्जा हो चुका था सिर पे। तो एक दोस्त की सलाह पे मैंने दूध बेचना शुरू किया। हाँ, यूट्यूब चल रहा है इसका लाइव, आप आरसीएम यूएस चैनल पे जाएंगे तो यूट्यूब आपको लाइव मिल जाएगा सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। आपने इसका यूट्यूब लिंक डाला है चैट में, आप लोग यूट्यूब लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं दूध बेचना शुरू किया। दूध बेच रहा था तो जिंदगी में हमेशा एक सपना होता था, जस्ट इस जिंदगी में हमेशा एक सपना होता था। मेरे पिताजी ने बचपन में मेरे को एक चीज बोली थी, बेटा जिंदगी में अगर कभी मौका मिले ना तो अमीर बनना। अब वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, किसान थे, गरीब थे, बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड था हमारा, बहुत ज्यादा गरीब। मतलब मेरे को नहीं लगता उससे बड़ा गरीब मैंने कोई देखा होगा। तो बहुत गरीबी थी, हर जगह कंप्रोमाइज था, हर जगह संघर्ष था। मतलब साल में एक बार मेरे को 2 रसगुल्ले खाने को मिलते थे मिठाई के नाम पे। जब फसल बेचने पिताजी खेत आते थे, रेगिस्तानी जमीन होती थी, साल में एक बार कुछ फसल होती थी, चना हो जाता था, सरसों हो जाता था, तो वो आते थे तो मेरे को साथ में लेके आते थे सिटी में। और मेरे को रसगुल्ले खाने का शौक था, तो वो बड़े चाव से मेरे को 2 रसगुल्ले मिलते थे, और वो 2 रसगुल्ले में ऐसे खाता था जैसे मेरे को लगता था मेरे को जन्नत मिल गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना, मतलब क्या है कि पुअर बैकग्राउंड उस समय रहा था। दूध बेचना शुरू किया इस उम्मीद के साथ कि चलो यार घर का दाल रोटी चल जाएगा, गुजारा चल जाएगा, क्योंकि पिताजी की कैंसर से डेथ हो गई थी, अकेला रह गया था, परिवार था, फैमिली थी, बच्चे थे। दूध बेचते बेचते एक दिन एक दोस्त ने मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं जानता था। उसने मेरे को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। शुरू में तो मेरे को ये लगा यार ये फंसाने का काम है, ये जोड़ा जोड़ी का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, जैसा हर आदमी को लगता है, मेरे को भी वैसा ही लगा। लेकिन उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया जो नेटवर्क मार्केटिंग को काफी अच्छे से जानते थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, आत्माराम जी, जिंदगी अगर मौका दे तो गरीब रहना चाहोगे या अमीर बनना चाहोगे? जैसे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं, जिंदगी अगर मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहोगे या दर्शक बनना चाहोगे? हम सब लोग बोलते हैं जी खिलाड़ी बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पता है हारे या जीते पैसा मिल रहा है, लेकिन दर्शक को तो माथा ठोकने का भी देना पड़ता है ना, गुरुदेव कहते हैं। तो उसी तरह मैंने कहा सर, जिंदगी मौका दे तो गरीब कौन रहना चाहेगा, हर आदमी अमीर बनना चाहेगा। बोले आप क्या बनना चाहोगे, आप अपना बताओ। मैंने कहा मैं अमीर बनना चाहूंगा। बोले अमीर बनने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है? मैंने कहा सर काम करना होता है। बोले काम तो वो सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, वहां पे कुछ मजदूर लगे हुए थे। बोले वो मजदूर भी काम करते हैं, रोज सुबह काम पे आते हैं, शाम को जाते हैं, वो तो अमीर नहीं बनेंगे कभी। आपको क्या लगता है वो काम करके अमीर बनेंगे? मैंने कहा नो। आप भी दूध बेचते हो, आपको क्या लगता है दूध बेच के कभी अमीर बनोगे? मैंने कहा नो। तो बोले फिर सपना है और अमीर बनना चाहते हो, तो आपको मालूम है अमीर बनने के लिए क्या करना होता है? मैंने कहा सर मेरे को तो मालूम नहीं, अमीर बनने के लिए तो किस्मत अच्छी हो तो अमीर बन सकता है आदमी, और तो क्या हो सकता है। बोले नहीं, किस्मत तो धीरूभाई अंबानी की भी अच्छी नहीं थी, वो भी गरीब थे, किसी पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, पेट्रोल भरते थे, और वहां से आप देखिए कितना बड़ा साम्राज्य रिलायंस का खड़ा कर दिया। उस समय 99,000 करोड़ रिलायंस की नेटवर्थ थी, जो आज 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो बोले धीरूभाई अंबानी को आप देखिए, आप बहुत सारे और लोगों को देखिए। मैंने कहा सर वो लक से कुछ हो जाता है। उन्होंने कहा लक से नहीं होता है। एक बहुत बड़े अरबपति जयपाल गेट्टी का उन्होंने उस समय एग्जाम्पल दिया था, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले उस आदमी को ढूंढें जो अमीर है, एंड डू इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। और फिर वो करे जो वो करता है, एक दिन आप अमीर बन जाओगे। और तब उन्होंने मेरे को बोला आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है क्या? मैंने कहा हाँ। किससे सीखी? मैंने कहा मैंने तो मेरे एक दोस्त से सीखी। बोले कौन से दोस्त से? जिसको मोटरसाइकिल चलानी आती थी उससे सीखी या जिसको नहीं आती थी उससे सीखी? मैंने कहा सर जिसको आती थी उससे सीखी। बोले अगर नहीं आती थी उससे सीखते तो? मैंने कहा सर वो सिखाता थोड़ी, वो तो खुद मरता, मेरे को भी मार देता। बोले आपको कार चलानी आती है? मैंने कहा नो सर। आप चला सकते हो? मैंने कहा अगर सर कोई सिखा दे तो मैं चला सकता हूं। बोले क्यों सिखा सकता है? मैं बैठा हूं और मेरा एक कजिन बैठा है राम अवतार,
ये राम अवतार को कार नहीं चलानी आती है, ये आपको बोले ये कार खड़ी है, वो कार में आए थे, स्टीम कार थी उस समय में, तो बोले ये कार खड़ी है, मैं चाबी देता हूं राम अवतार को और इसको चलानी नहीं आती है, आपको बता रहा हूं, अब क्या आप इससे कार सीखने जाओगे? मैंने कहा सर तोबा 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 तोबा, इससे कार कौन सीखेगा, ये तो अभी ठोक देगा, सीखने से पहले ही मेरा तो कल्याण कर देगा ये। लेकिन बोले मैं कार आपके सामने चला के आया हूं, आपने देखा है कि मुझे कार चलानी आती है, क्या आप मैं सिखाऊं तो सीखना चाहोगे? मैंने कहा यस सर, रेडी। तो बोले जिस तरह से आपको पता है कि राम अवतार को कार नहीं चलानी आती, तो आपको ये कार नहीं सिखा सकता, उसी तरह से मेरे को चलानी आती है, मैं सिखा सकता हूं, उसी तरह से जो आदमी अमीर है वो आपको अमीर बनना सिखा सकता है। मैंने कहा यस। लेकिन कोई जो गरीब है वो सिखा सकता है क्या? मैंने कहा नो। बोले आप आज तक जिनसे सीखे हो, थोड़ा सा आप सोचो, बुरा मत मानना, अदरवाइज मत लीजिएगा, और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप भी इसको बुरा मत मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। मुझे एक बात बताइए यार, आज तक आपने जो जो सीखा है अपनी इस लाइफ में, आपने किससे सीखा? और आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। इस मीटिंग के बाद करना, आराम से करना, बैठ के करना, इत्मीनान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, मामला जिंदगी का है। आप इत्मीनान से चेक करना कि जिन जिन लोगों से आपने सीखा है वो किस लेवल तक के हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे, आज अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे जहां पे वो लोग खड़े हैं जिनसे आपने सीखा है। मैंने मेरे परिवार के उन लोगों से सीखा जो गरीब थे, मेरे चाचा से, मेरे ताऊ से, मेरी बुआ से, मेरे फूफा से, मेरे मामा से, मेरी मामी से, मेरे दोस्तों से, मेरे रिश्तेदारों से। और मैंने गौर से देखा कि उनमें से कोई अमीर नहीं है। मेरे को जिन टीचर्स ने पढ़ाया वो भी अमीर नहीं थे, वो भी एक आम लाइफ जी रहे थे, साइकिल पे आ रहे थे, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, स्कूटर पे आ रहे थे, वो भी छोटे छोटे घरों में रह रहे थे, वो भी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। मेरे जो दोस्त थे वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। मेरी फैमिली के लोग भी, मेरे पिताजी 7 भाई थे और सातों के परिवार में जो है मिडिल क्लास फैमिली थी। मतलब कोई मेरे परिवार में ऐसा था ही नहीं, या मेरे जान पहचान में, मेरी दोस्ती में, मेरी यारी में कोई ऐसा था ही नहीं जो अमीर हो। और मैंने सभी से एक ही चीज सीखी थी जो मैं कर रहा था। जिम रोहन एक बहुत बड़े राइटर है और उन्होंने बोला है, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके 5 दोस्त 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो मोस्टली यही निकलेगा कि आप भी 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आपका एवरेज भी 20 ही आएगा। आपके 5 दोस्त 1 लाख कमा रहे हैं ना, तो छठा भी 1 लाख आप कमाने वाले निकलेंगे। आपके 5 दोस्त शराबी है ना यार, तो 99.99% गारंटी दे सकता हूं आप भी उसी में से एक निकलेंगे। क्योंकि जिम रोड बहुत बड़े एक राइटर हुए हैं और उनकी बात सत्य है यार, झूठ नहीं हो सकती है। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ हम समय बिताते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं, जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं। सो मैं वैसा ही था जैसे मेरे दोस्त थे, मेरे नजदीकी लोग थे। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला, अगर आत्माराम जी आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको उस आदमी से सीखना पड़ेगा जो अमीर है। और जैसे ही उन्होंने बोला, मेरा ध्यान गया मेरे शहर के कुछ चुनिंदा अमीर लोगों पे। मैंने कहा सर अमीर तो बहुत सारे लोग हैं। बोले आप जानते हो उनको? मैंने कहा यस जानता हूं, बट क्या वो आपको ये सिखाएंगे कि आप अमीर कैसे बनो? मैंने कहा सर वो क्यों सिखाएंगे, कोई आदमी अपना सीक्रेट किसी को क्यों बताएगा? बोले एक आदमी है जिसको मैं जानता हूं और जो अपना सीक्रेट आपको बता सकता है, और वो खुद अमीर है और आपको भी अमीर बना सकता है। मैंने कहा सर कौन है? बोले 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, नाम है भागचंद छाबड़ा, बीसी छाबड़ा, और वो अगर आपको अमीर बनना सिखाए, क्या आप बनना चाहोगे? मैंने कहा सर 10,000 करोड़ कमाने वाले से मैं सीखूंगा तो वो तो फीस बहुत मांगेगा, पैसा बहुत मांगेगा, मेरे को क्यों सिखाएगा फ्री में? बोले नहीं, वो आपको फ्री में सिखाएंगे, वो आपको एक बिजनेसमैन बनना सिखाएंगे, एक अमीर आदमी बनना सिखाएंगे। और तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा आत्माराम जी आपने कभी सोचा है इस दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं? मैंने कहा सर तो नौकरी करते हैं। बोले कोई नौकरी वाला अमीर है? मैं जिस स्ट्रीम कार में आया हूं वो सेकंड हैंड है, और मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं और एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं। अमीर आदमी के पास कम से कम होंडा सिटी कार होती है उस समय की, 2002 की, 18 सितंबर 2002 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा सर होंडा सिटी अपने शहर में तो 2 है, और वो दोनों मंडी के बड़े बड़े सेठ है उनकी है। बोले बिजनेसमैन है उनकी है ना? मैंने कहा ये सर।
बोले आपको क्या लगता है खेती किसानी करके कोई अमीर बनता है? मैंने कहा नहीं। नौकरी से कोई अमीर बना है? मैंने कहा नहीं। तो अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरे खट से मुंह से निकला, मैंने कहा बिजनेस करना पड़ता है। बोले यस। पहली लाइन तो ये लिखो, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। कोई, मैं किसी की दिल को नहीं दुखाना चाहता हूं दोस्तों, मैं वो चीज बताना चाहता हूं जिस चीज ने मेरे को इस बिजनेस में यहां तक पहुंचाया। तो मेरे को एक बात समझ में आई, मुझे बिजनेस करना होगा, लेकिन बिजनेस तो मैं दूध बेच रहा था, कर रहा था, लेकिन दूध के काम में मैं लीवरेज नहीं कर सकता था। जो उन्होंने मेरे को बताया कि आप इसको फैला नहीं सकते क्योंकि आपके पास मैन पावर और मनी पावर की लिमिटेशन है, अदरवाइज आप दूध बेच के भी बहुत बड़े अमीर बन सकते हो। लेकिन मैं बोले जो आदमी की बात कर रहा हूं वो आपको एक ऐसा सिस्टम देगा जिस सिस्टम के अंदर आपको कुछ भी कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी, कोई मैन पावर नहीं लगानी पड़ेगी, बस वो सिस्टम को फॉलो करना होगा और जैसा वो बोले वैसा आप करोगे तो ये गारंटी मैं देता हूं, एक दिन आप अमीरों की सूची में होंगे। आपके परिवार के सबसे अमीर आदमी होंगे, आप गांव के सबसे अमीर आदमी होंगे, आप शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक होंगे। मैंने कहा सर बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे सामने एक कपड़े की किट निकाली जिसका नाम था आरसीएम एनएम किट। 1260 रुपए का 3 जोड़ी कपड़ा था, पैंट शर्ट। और जैसे ही उन्होंने मेरे को दिया, मैं बोला यार खुदा पहाड़ निकली चुईया, इतना बड़ा बात बताया और ये कपड़ा बेच रहे हैं। लेकिन खैर उन्होंने मेरी बातों को समझा और मेरे को ठीक से समझाया और मेरे को एक बात समझ में आई, खोने को कुछ नहीं याद रहा। अगर मैं ये कपड़ा नहीं लूंगा तो मैं कहीं और से लूंगा। अगर मैं ये 1260 का नहीं लूंगा, 3 जोड़ी इकट्ठा नहीं लूंगा, तो एक एक जोड़ी करके लूंगा। कपड़े के बगैर तो मैं रह नहीं सकता, ये तो मेरी मजबूरी है खरीदना। और अगर इस मजबूरी से मुझे जिंदगी में अगर मौका मिले कुछ पाने का, कुछ करने का, तो मुझे इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 3 दोस्तों से 500-500 रुपए उधार लाया, इस बिजनेस को साइन अप किया। शुरू के 2 साल बहुत स्ट्रगल के रहे क्योंकि शुरू के 6 महीने तो मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे दोस्तों ने मेरे को ऐसा समझाया कि 6 महीने तक तो मैं बिजनेस से भी आउट हो गया था। लेकिन थैंक गॉड मेरे अप्लायंस का, जो मुझे बार बार पकड़ के मीटिंग में लेके गए। और एक मीटिंग ऐसी मिली मेरे को जो गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी की थी, और मीटिंग में मैं वापस जा गया और वहां से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे अपलाइनों का, इंद्राज जी बैड और अदराम जी सारण का और ऑल यूएस के जितने भी लीडर्स हैं उनका मेरे ऊपर सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता रहा। 18 सितंबर 2002 को ज्वाइन किया था, जून 2005 में मैं रॉयल्टी आया। मेरी जिंदगी में उतनी बड़ी अमाउंट मैंने पहली बार देखी थी, 26,000 रुपए महीने की इनकम। मतलब मैंने उतने पैसे भी इकट्ठे नहीं देखे थे कभी, जो मेरा 1 महीने का पे आउट था। और मैंने कहा आत्माराम ये जैकपॉट लग गया, अब छोड़ दूंगा नहीं। और तब से लेके आज तक इस बिजनेस को कर रहा हूं। इस बिजनेस से करोड़ों रुपए मेरे को आए हैं, देश विदेश घूमने का मौका मिला है, हिंदुस्तान में आप जैसे लाखों लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मुझे मिला है। मंथली इनकम की अगर बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, 30-35 लाख रुपए साल की मेरे को इनकम आती है। आज मैं आपके सामने आऊंगा तो मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं इसलिए नहीं हूं कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। आज मैं आपके सामने हूं तो इसलिए हूं कि ये सिस्टम एक ऐसी पावर देता है कि एक आम आदमी को, एक मतलब एक ऐसे इंसान को जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसको भी ये सिस्टम जीरो से हीरो बना देता है, फर्श से अर्थ तक पहुंचा देता है। और जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, वो आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आप भरोसा करें। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं। मैंने भी ये गलतियां की, आप भी ये गलतियां कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो उन गलतियों को सुधारें और कोशिश करें कि वो गलतियां ना हो। लेकिन वो बात करने से पहले मैं आपके सामने बात करूंगा एक ऐसे इवेंट की, जो इवेंट मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का मतलब ऐसा इवेंट है ये कि मतलब आपकी जिंदगी में कुछ भी है ना यार, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इस इवेंट को मिस नहीं कर सकते। मैं जब इस बिजनेस में आया ना, मैं इस बिजनेस को कर रहा था, एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी आपको। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं बिजनेस को कर रहा था और 2004 में मेरे को ये लगने लगा था यार ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा, और मैं इतनी मेहनत आरसीएम बिजनेस में कर रहा हूं, इतनी मेहनत अगर मैं दूध बेचने में करूं तो मैं शायद आरसीएम से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। मैं आरसीएम से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं दूध बेच के, क्योंकि जो मेहनत मैं यहां कर रहा हूं, जो स्ट्रगल यहां कर रहा हूं, जो लोगों के रिजेक्शन फेस कर रहा हूं यार, उससे तो मेरा दूध बेचने का काम अच्छा है ना। वहां कोई मेरे को रिजेक्शन नहीं मिलता है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ठीक है कंपटीशन है, बट कंपटीशन के साथ साथ में एक आराम तो है ना, कि कोई मजाक नहीं उड़ाता है, कोई हंसता नहीं है, सब लोग दया दिखाते हैं, यार यार बेचारा मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, देखो इसकी जिंदगी में ये कितना मेहनती आदमी। मतलब मेरी दूध बेचने के काम में मेरे को हर हमेशा तारीफ मिलती थी।
मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मेरी तारीफ करते थे। लेकिन जैसे ही आरसीएम बिजनेस की बात करता ना, ऐसे लगता जैसे मैंने कोई बम फोड़ दिया और मैं एक बड़ा टेररिस्ट हूं और मेरे को ये मारेंगे। मतलब वो बोलते पागल है, तेरे को कुछ आता नहीं है, दिमाग खराब हो गया है, बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज मेरे को लगता है यार वो ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था। मैंने जो चीजें देखी थी वो उन्होंने नहीं देखी थी। और तब मुझे, मैं आज दिन में काफी याद किया इस बात को कि वो टेप मेरे को कहां से मिला था। एक टेप मेरे को मिला था, आपको इसकी सख्त जरूरत है। एक डायमंड का टेप मिला था अदर एमएलएम का, आपको इसकी सख्त जरूरत है, टेप का टाइटल था। वो टेप मैंने मेरे घर में बड़े से टेप रिकॉर्डर में सुना। उस समय मेरे पास वॉकमैन नहीं होता था, बाद में तो सैमसंग का, वो सोनी का वॉकमैन भी आ गया था। सैमसंग था या सोनी था, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन वो वॉकमैन आ गया था मेरे पास में। उस समय नहीं था, तो वो बिजली से, या लैपटॉप जितना बड़ा एक टेप रिकॉर्डर होता था, उसके अंदर मैंने वो कैसेट लगाई। वो कैसेट आती थी ना जो ऐसे ऐसे चक्री घूमती थी, वो वाली, वो कैसेट लगाई। वो कैसेट मैंने सुनी तो मेरी नींद उड़ गई दोस्तों। वो कैसेट जब मैंने सुनी, ऑडियो सुना मैंने, तो मेरी नींद उड़ गई। उस ऑडियो में यह बताया हुआ था कि आप आज जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो काम परमानेंट है। चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी खेती किसानी है, बट आप परमानेंट नहीं है। मेरे पिताजी जब तक खेती करते थे ना, मेरे घर में सब ठीक ठाक चल रहा था। और मैं कहता हूं कि अगर पिताजी जिंदा होते, 2002 में पिताजी की डेथ हुई थी, 2002 में आरसी मैंने ज्वाइन किया था। अगर पिताजी जिंदा होते ना यार, तो शायद मैं आरसीएम नहीं करता। क्योंकि मुझे यह लगता था पिताजी है तो सब कुछ है यार। भले ही गरीबी थी, बट फिर भी लगता था कि पिताजी है तो सब कुछ है, ये अपने आप मैनेज कर लेंगे, कोई पहाड़ नहीं टूटने देंगे ऊपर। लेकिन जब वो दुनिया से गए ना, तो मुसीबतों का सारा पहाड़ मेरे सिर पे टूट गया था। जो लोग जमीन हिस्से पे देते थे उन्होंने छुड़वा ली, मिलना जुलना बंद कर दिया, उधार मिलना बंद हो गया, सब सब मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे लगा था जैसे मतलब हम लोग कोई मंगल ग्रह से टपके हुए प्राणी है, उस परिवार के लोग ही नहीं है हम लोग, जिस परिवार के लोगों के साथ में मैं रहता था। ऐसी मुसीबतें आ गई थी। तो मेरे को हमेशा एक डर होता था यार, मैं मतलब पिताजी के साथ कैंसर हो गया है, भगवान ना करे कल को मेरे साथ भी कोई हादसा हो जाए। इस दुनिया में एक चीज सत्य है दोस्त, वो है मृत्यु। दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। एक्सीडेंट कभी भी किसी का हो सकता है, बुढ़ापे में कभी भी कोई आ सकता है, सबको बुढ़ापा आएगा। दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, और डेथ सर्वसत्य ऐसा, एक दिन सबको जाना है। कौन कब जाएगा, रिटर्न टिकट सबका कंफर्म है मेरे दोस्त, बस डेट डलना बाकी है। और ऊपर वाले ने तो वो भी डाल रखी है, हमें मालूम नहीं है कब की डली हुई है, हमें मालूम नहीं है कब की डली हुई है। तो भगवान ना करे मेरे साथ कल को कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई विकल्प है जिससे मेरा परिवार सुख से सो पाए, शांति से सो पाए। और उसमें एक एक्सरसाइज बताई हुई थी कि रात को 2 बजे अपने बिस्तर से उठना और घर के दूर एक अंधेरे कोने में जाना और जाके अपने परिवार को सोते हुए देखना, अपनी पत्नी का फेस देखना, अपने बच्चों का फेस देखना, अपने मां बाप का फेस देखना, देखना कितने बेसुध होकर सो रहे हैं वो लोग। वो क्यों सो रहे हैं? क्योंकि कोई एक है जो दुनिया में उनकी फिक्र करने वाला है, और वो है घर के मुखिया यानी आप। और ये सोचना रात को 2 बजे कि भगवान ना करे कल इस मुखिया के सिर गले में फूलों का हार टंग जाए, यदि दीवार पे इसकी फोटो लग जाए और फूलों का हार टंग जाए, तो क्या आज मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मेरे परिवार को सिक्योरिटी देगा? अगर जवाब न में है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की सख्त जरूरत है, आपको इस बिजनेस की सख्त। दोस्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये लाइन सुनते। मैं रात को उठा, वो एक्सरसाइज किया, मैं आपको भी कहूंगा करिए यार। मैं रात को उठा, मैंने वो एक्सरसाइज किया, मैंने दूर जाके मेरी पत्नी को देखा। मेरे मां बाप तो दुनिया से चले गए, उनका फेस तो मैं नहीं देख सकता था। मैं दूर गया, मैंने मेरी पत्नी को देखा, सोती हुई पत्नी को नींद में लिए सोए हुए देखा, मेरी बेटियों को देखा, 2 बेटियां मेरे, मेरे बेटे को देखा, और सोचा आत्माराम ये इसलिए सो रहे हैं क्योंकि सुबह तू दूध बेच के इनके लिए कुछ भी लाएगा ना, इनको पता है पापा है तो सब कुछ है। भले ही गरीब हूं, बट इनको यह भरोसा है कि पापा है तो सब कुछ है। लेकिन गलती से अगर यह हो गया कि ये पापा नहीं रहा, तो क्या कल ये जो मेरी बीवी है जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, क्या ये कल इतने चैन से सो पाएगी? दोस्त अंदर से एक टीस निकल गई थी।
जब मैंने सोचा ना कि मैं नहीं रहा तो क्या हो, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कांपने लग गया था, पूरी रात सो नहीं पाया था। और जब सुबह उठा ना, तो सिर्फ एक चीज दिख रही, सिक्योरिटी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए थी, आई वॉन्ट सिक्योरिटी ओनली एंड ओनली। उस दिन मैंने कसम खा ली थी, मार उठे या पापा, यार मैं तो सिक्योरिटी के लिए काम करूंगा। दोस्त जाए भाड़ में, रिश्तेदार जाए भाड़ में, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मेरे परिवार की सिक्योरिटी चाहिए सबसे पहले। सारी खुदाई एक तरफ, वो एक कहावत है ना, मुहावरा है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, आत्माराम के परिवार की सिक्योरिटी एक तरफ। आत्माराम अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए आरसीएम बिजनेस को करेगा, क्योंकि आरसीएम के अलावा कोई ऐसा सिस्टम मेरे को नहीं दिखा उस रात जो मेरे परिवार को सिक्योरिटी दे सकता है, मेरे जाने के बाद इनकम दे सकता है। और उसके बाद दोस्त मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा बिजनेस करने का नजरिया, एटीट्यूड सब चेंज हो गया। और मैं इस बिजनेस के अंदर 1 साल में टेक्निकल एमरल्ड वेमरल्ड सब निकाल गया, एक टेप और उसमें बोले गए एक लीडर के 4 शब्दों ने मेरी जिंदगी को बदला। उससे बड़ा मौका आपके सामने 7 जुलाई को हो रहा है, दिल्ली नेक्स्ट जनरेशन इवेंट। अगर आप चाहते हो आपकी टीम के लोग इस बिजनेस को विजन लेके करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम के लोग आपके बिना सपोर्ट के भी इस बिजनेस को करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम के लोग आप दुनिया में ना रहो तब भी इस बिजनेस को करें, अगर आप चाहते हो कि आपके टीम के लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के इस बिजनेस को करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम इंडिपेंडेंट इस बिजनेस को करे, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग लीडर बन के काम करें, तो दोस्त सारी प्रायोरिटीज को साइड में रख देना। 7 जुलाई को सुबह 10 बजे त्यागराज स्टेडियम में अपनी टीम के साथ खड़े हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं, शाम को सुबह 7 बजे जब घुसोगे ना तो कुछ और हुओगे, शाम को 5 बजे निकलोगे तो कुछ और हुओगे। पिछले साल के फंक्शन को मैंने लाइव देखा, पिछले साल के फंक्शन में मैं था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने वहां पे प्रहलाद जी से एक बात बोली थी, जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट है, वो और कदम सर बैठे थे, मैंने उनसे जाके एक बात बोली थी। मैंने कहा काश ये फंक्शन 2002-3 में हुआ करते, काश ये चीजें 2002, 3, 4, 5 में अगर होती तो आज आत्माराम डायमंड होता। क्योंकि आत्माराम की टीम के पास, टीम को दिखाने के लिए आत्माराम के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता था उस समय, ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं होते थे। आज 3rd जनरेशन आरसीएम में पैसे कमा रही है दोस्त। यानी दादाजी ने काम किया, पिताजी ने किया या नहीं किया, आज पोता कमा रहा है। और मेरे को याद आ रहा है गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का बोला हुआ सब, जब बीसी छाबड़ा जी कहते थे, हो सकता है आपको यह भरोसा हो या ना हो कि आप कामयाब हो सकते हैं, बट इस सिस्टम को भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। और एक दिन आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपके बेटे होंगे, आपके पोते होंगे, आपके लड़पोते होंगे, सड़पोते होंगे, चढ़पोते होंगे, पोते के पोते होंगे, और वो भगवान के आगे अगरबत्ती लगा रहे होंगे। और भगवान की अगरबत्ती लगाते लगाते वो एक अगरबत्ती आपके नाम के आगे लगाएंगे, बोलेंगे वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी। आज वो आरसीएम वाले दादाजी के पोते आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मुझे पता नहीं है आप कितना पैसा बना रहे होंगे, मुझे पता नहीं है आप कितने लोग इस बिजनेस के अंदर है या नहीं है, कितने लोग आप आज दुनिया में सफर कर रहे होंगे इनकम को लेके, लेकिन हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों के पास में सिर्फ रॉयल्टी को लेके एक चॉइस है, तो वो चॉइस है आरसीएम बिजनेस। इस देश के 100 करोड़ लोग, इस देश के 100 करोड़ की आबादी के पास ना टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और उन 100 करोड़ लोगों को मैं सुबह मेरी टीम की एक मीटिंग कर रहा था, उसमें भी मैंने बोला था एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया है, और एज पर एग्जिट पोल 4 जून को शाम को 4 बजे मोदी जी बीजेपी कार्यालय आके अपने लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे होंगे। अगर वो प्रधानमंत्री के जितनी सीटें ले पाए तो वो मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में धन्यवाद बोलेंगे पूरे देशवासियों का कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री चुना। अब मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा, और इस देश के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। बट दोस्त, वो चाहे कितना भी बोल दे, ये जो 100 करोड़ भारतीय है ना मेरे भाई बहन, इन 100 करोड़ लोगों के घर में मर्सिडीज नहीं पहुंचा सकते। इन 100 करोड़ लोगों के घरों में टाइम फ्रीडम नहीं पहुंचा सकते। इन 100 करोड़ लोगों के घरों में रॉयल्टी
नहीं पहुंचा सकते, इन 100 करोड़ लोगों के घरों में सिक्योरिटी नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आरसीएम के प्रणेता श्री टीसी छाबड़ा जी ने जो सिस्टम बनाया है ना, वो सिस्टम मैं विश्वास के साथ कहता हूं हिंदुस्तान के 100 करोड़ घरों में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारें पहुंचा सकता है। अभी तो 4-5 कारें आई है, आने वाले समय में 100 करोड़ कारें भी इस इंडस्ट्री से आ सकती है। लेकिन वो कब होगा? जब आप ऐसे किसी बड़े फंक्शन का हिस्सा बनेंगे जो साल में सिर्फ एक बार होता है। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे इस साल नहीं जा पाए तो क्या फर्क पड़ा, अगले साल चले जाएंगे। दोस्त, आप तो अगले साल तक रह सकते हैं इस बिजनेस में, लेकिन आपका वो डाउनलाइन क्या वो रहेगा अगले 1 साल के लिए इस बिजनेस में? आई डाउट इट यार, मुझे डाउट है कि वो शायद रहेगा या नहीं रहेगा। सो अगर आप इस बिजनेस में बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, बड़ी सक्सेस चाहते हैं और तेजी से कामयाबी चाहते हैं और जन्मों जन्मों की रॉयल्टी चाहते हैं ना यार, तो 7 जुलाई सुबह 10 बजे आप और आपकी टीम त्यागराज में होनी चाहिए। यह मेरा आपसे एक आह्वान है। मेरे को किसी ने बोला नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, मेरे को यूएस ने नहीं बोला है, मेरे को बीसी सर ने नहीं बोला है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आप अपनी टीम के साथ इस फंक्शन में आए। तो जो भी साथी इस फंक्शन में आना चाहते हैं वो अपने यूएस के कोर लीडर से संपर्क करें।